हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज का जो क्लास है ये हम लोगों का सीटीपी का प्रैक्टिस सेट चलने वाला है। ठीक है, जैसे कि आपको पता है जेटेट 1 to 5 में और 6 to 8 में, ठीक है, हम लोगों का सीटीपी से कितना क्वेश्चंस आ रहा है, 30 क्वेश्चंस और 30 मार्क्स आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को सीटीपी में जो है हम लोग अच्छा स्कोर कर सकते हैं, बस हमें थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं आपका प्रैक्टिस सेट, ये सेकेंड क्लास है। और साथ में जो है हम लोग टॉपिक को भी एक एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे, क्योंकि सिलेबस हम लोग को दिया हुआ नहीं है, लेकिन सीटीपी के अंतर्गत जितने भी सिलेबस आता है हम लोग जो है आपका पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो अभी टॉपिक चलेगा वो आपका पियाजे, कॉलबर्ग और वाइकोस्की का सिद्धांत चलेगा। ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और किसी भी एग्जामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट रहता है, तो इसलिए हम लोग इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। लेकिन अभी जो है हम लोग करने वाले प्रैक्टिस सेट, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए कि विकास के संबंध में कौन सा कथन आपका अनुपयुक्त प्रतीत होता है, मतलब कि विकास के संबंध में कौन सा जो स्टेटमेंट है वो आपका ये सही नहीं है। ठीक है, पहला तो ये कि विकास निश्चित प्रतिमान का अनुसरण करता है, निश्चित परिणाम का अनुसरण करता है, ये बिल्कुल सही नहीं है, निश्चित नहीं है। ठीक है, और विकास के विभिन्न गुणों में सहसंबंध है। ठीक है, गुणों में सहसंबंध होता है, ये भी स्टेटमेंट आपका सही नहीं है। और विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषता होती है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। यानी ये आंसर डी हो जाएगा कि तीनों स्टेटमेंट जो है ये आपका विकास के संबंध में जो है ये आपका उपयुक्त नहीं होता है, यानी अनुपयुक्त है। नेक्स्ट है अंग्रेजी भाषा का शब्द हेरिडिटी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वाशानुक्रम कहते हैं। हेरिडेट से निगमित हुआ है। और हेरिडाट्स जो है ये आपका किस भाषा का शब्द है, लेटिन का है, ग्रीक का है, रोमन का है, जर्मन का है। तो देखिए एक आध दो क्वेश्चन ऐसा आ जाता है, आंसर क्या होगा इसका, इसका आंसर होगा आपका लेटिन। ठीक है, याद रखिएगा हेरिडिटास जो है ये आपका एक लेटिन शब्द से आया है, जिसका मतलब हेरिडिटी होता है, और जिसका मतलब हिंदी में बोले तो हम लोग वाशानुक्रम होता कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है, जो जनरेशन टू जनरेशन जो आपका चलता है, ठीक है ना, तो उसको हम लोग कहते हैं आपका हेरिडिटी कहते हैं। जैसे कि फादर से जो है दादा से पापा पे आता है, फिर पापा से बच्चों पे जाता है, जो कैरेक्टर जो आपका जो कैरेक्टरिस्टिक्स उसको हम लोग वाशानुक्रम कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका दो पीढ़ियों को जोड़ने वाली श्रृंखला को हम वाशानुक्रम कहते हैं। ये कथन जो है किसका है, अब देखिए किसी ने स्टेटमेंट ये दिया है, किसी कोई मनोवैज्ञानिक है, जॉनसन का होगा या पीटरसन का है या बैकन का है या हॉलॉक का है। उन्होंने कहा कि जो दो पीढ़ी को जोड़ता है, ठीक है, तो इस श्रृंखला को हम लोग वाशानुक्रम कहते हैं। जैसे कि अगर फादर का कुछ कैरेक्टर जो है, जैसे दादा का कुछ कैरेक्टर जो है फादर पे आ गया, तो ये क्या है, दो आपका पीढ़ी को जो है जोड़ रहा है। तो ये बातें जो है किसने कहा है आपका हेरिडिटी को लेकर, तो याद रखिएगा ये स्टेटमेंट जो है बेकन ने कहा है। ठीक है, तो ऐसा जो भी है ना स्टेटमेंट, अगर कोई मनोवैज्ञानिक किसी को लेकर, जैसे विकास के बारे में कोई मनोवैज्ञानिक ने कुछ कहा है, या वृद्धि के को लेकर किसी मनोवैज्ञानिक ने कुछ कहा है, या वह हेरिडिटी को लेकर, वाशानुक्रम, या आपका पर्यावरण को लेकर, तो प्लीज़ उसको अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें से आपका एक आध दो क्वेश्चन हम लोगों को एग्जाम में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आपका जीन है। अब देखिए जीन क्या है, गुणसूत्र में पाए जाने वाले छोटे छोटे रासायनिक गुण है। और दूसरा है आपका श्वेत रंग कण में पाए जाने वाले छोटे छोटे रासायनिक गुण। और तीसरा है आपका हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाले छोटे छोटे रासायनिक गुण। तो ये जीन जो है ना, यही जो है आपका पता है क्या करता है, जीन जो है रहता है ना, ये जो आपका हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वाशानुक्रम, जो आपका कैरेक्टर रहता है ना, उसको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी जो रहता है ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, जैसे कि अगर पिता का हाइट जो है बहुत ही लंबे है, तो उसके बच्चे भी जो होते हैं बहुत ही लंबे होते हैं। उसके आँख भूरा है तो उसके बच्चे का भी आँख भूरा रहेगा। ठीक है ना, तो ये जो कैरेक्टर होता है पीढ़ी से एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी को जो जोड़ता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, जीन्स कहते हैं। तो जीन को हम लोग क्या कहेंगे कि ये आपका गुणसूत्र में पाए जाने वाला छोटा छोटा क्या रहता है, छोटे छोटे रासायनिक अणु होते हैं। ठीक है, आंसर इसका क्या हो जाएगा, आंसर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका असत्य है। स्त्री में XX प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं, पुरुष में XY प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं, पुरुष में YY प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं, और स्त्री पुरुष के गुणसूत्रों में सम्मिलित से ही
संतानों उत्पत्ति होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर सी, कि पुरुष में वाई प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं। देखिए जैसे कि महिला में XX होता है, ठीक है, पुरुष में जो रहता है XY होता है। तो अगर ये जब X के साथ मिलता है तो क्या हो जाता है? आपका लड़की हो जाती है। अगर ये Y के साथ मिलता है तो क्या हो जाता है? लड़का हो जाता है। इसलिए तो हम लोग कहते हैं कि लड़की और लड़का का डिटर्मिनेशन जो रहता है ये फादर से होता है, मदर से नहीं होता है। पहले के ज़माना में हम लोग क्या कहते थे कि ये माँ के कारण जो है लड़की पैदा होता है, इसीलिए फिर जो रहता है हम लोग जेंट्स को दूसरी शादी कर देते थे कि हो सके जो है इस बार उसका बेटा हो जाए, क्योंकि उसकी पहली बीवी से बेटी जो है हो रही है, बेटा नहीं हो रहा। तो ये जो कथन था बिल्कुल गलत था, क्योंकि इसका डिटर्मिनेशन जो रहता है ये आपको पुरुष करता है, ठीक है, फीमेल जो है वो नहीं करती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका संतान के लिंग निर्धारण में मुख्य। देखिए सेम क्वेश्चन है, स्त्री निभाती है, तो अभी हम लोग जस्ट डिस्कस किए कि भाई ये पुरुष निभाता है, इसमें स्त्री का कोई रोल नहीं होता है, क्योंकि बेचारी स्त्री में तो क्या क्या XX का आपका गुणसूत्र पाया जाता है, जबकि आपका पुरुष में XY पाया जाता है। तो इसका भूमिका कौन निर्धारण करता है? तो आपका जो है पुरुष निभाता है। नेक्स्ट है बाल विकास का, ऐसे ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि बाल विकास का संवैधानिक उचित व्यंग्यीकरण है। बाल विकास को जो है हम लोग किस तरीके से व्यंग्यीकरण किए हैं, जिससे शारीरिक तथा गतिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, शैक्षणिक विकास एवं सामाजिक विकास। नेक्स्ट है शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, शैक्षणिक विकास, सामाजिक विकास एवं मनोवैज्ञानिक विकास। नेक्स्ट देखिए आपका शारीरिक एवं गतिक विकास है, फिर संज्ञानात्मक विकास है, फिर शैक्षणिक विकास है, ठीक है, फिर आपका सामाजिक विकास है, फिर आपका मनोवैज्ञानिक विकास है। और अगर फोर्थ में देखें तो शारीरिक एवं संज्ञानात्मक विकास और गतिक विकास और आपका शैक्षणिक विकास और सामाजिक विकास एवं मनोवैज्ञानिक विकास। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो डियर इसका आंसर हो जाएगा आपका, देखिए शारीरिक एवं गतिक विकास होता है पहला, फिर संज्ञानात्मक विकास होगा, फिर शैक्षणिक विकास होगा, फिर सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक विकास होगा। यानी आपका ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो एक बार देख लीजिए कि हम लोग विकास का व्यंग्यीकरण जो है किस तरीके से आपका उचित तरीके से किया गया है। तो याद रखिएगा कि पहले शारीरिक एवं गतिक विकास है, फिर संज्ञानात्मक विकास है, फिर शैक्षणिक विकास आता है, फिर आपका सामाजिक और मनोवैज्ञानिक विकास आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राथमिक विद्यालय के बच्चों के उचित शारीरिक एवं ज्ञानात्मक विकास के लिए आप क्या सुझाव देंगे? देखिए अब प्राथमिक विद्यालय के बच्चों के लिए बोल रहा है, उसका शारीरिक और ज्ञानात्मक विकास के लिए हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। पहला तो ये कि बच्चों के लिए खेल के सज्ज सामान उपलब्ध होने चाहिए। दूसरा ये कि विद्यालय में समय समय पर खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाना चाहिए। तीसरा है शारीरिक व्यायाम नियमित रूप से करवाना चाहिए। यहाँ पे शारीरिक का बात कर रहा है और ज्ञानात्मक विकास की बातें कर रहा है, तो बिल्कुल सही है कि हम लोगों को शारीरिक व्यायाम तो करवाना ही चाहिए। इसके साथ क्या है कि अगर आप समय समय पर खेल प्रतियोगिता का आयोजन कर रहे हैं तो वो भी बिल्कुल सही हो जाएगा शारीरिक एवं ज्ञानात्मक विकास के लिए। जब ये दोनों स्टेटमेंट सही है तो ऑब्वियसली ये स्टेटमेंट भी सही हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है संज्ञानात्मक विकास में क्या होता है? बच्चा अपना पर्यावरण के साथ अतः क्रिया करता है और बच्चा अपना संबंधियों के साथ, देखिए अगर इसका आंसर देखिए क्या होगा कि बच्चों अपने मित्रों के साथ और बच्चे अपने वातावरण के साथ अतः क्रिया करता है, ठीक है। तो बच्चे जो है ना ये किसके साथ अतः क्रिया करता है? तो पर्यावरण के साथ जो है करता है, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? संज्ञानात्मक विकास कहते हैं। नेक्स्ट है आपका, क्योंकि पर्यावरण में हर कोई आ जाएगा, मित्र भी आ जाएगा, संबंधी भी आ जाएगा, ठीक है, और वातावरण भी आ जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों जो है इसी में ही आपका मतलब कि इसी के अंदर आ जाएगा। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे? आंसर ए करेंगे, क्योंकि ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन और ये तीनों जो है ये आपका इसमें आ जाएगा, इसलिए आंसर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, मनुष्य अपने जन्म से ही पर्यावरण के प्रति जो भी शारीरिक एवं मानसिक उपागम करता है अतः क्रिया कहलाती है। ये कथन है बेकन का, रुथ बेनेडिक्स का और पियाजे का और पीटरसन का। तो आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन क्या बोल रहा कि मनुष्य अपने जन्म से ही पर्यावरण के प्रति जो भी शारीरिक और मानसिक उपागम करता है अतः क्रिया कहलाती है। तो देखिए जब भी हम लोग पर्यावरण के साथ या समाज के साथ समाज वर्ड जब भी देखने को मिलता है या पर्यावरण देखने को मिलता है और उसके साथ अतः क्रिया की बातें किया जाएगा, तो भाई ये जो बातें हैं ना ये पियाजे ने कहा है, ठीक है। किसने कहा है? पियाजे ने कहा है। अतः क्रिया की बातें कहते हैं
पर्यावरण के साथ, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है संज्ञानात्मक विकास के लिए क्या है, शारीरिक क्रियाकलाप महत्वपूर्ण होते हैं, मानसिक क्रियाकलाप महत्वपूर्ण होते हैं, शारीरिक एवं मानसिक क्रियाकलाप महत्वपूर्ण होते हैं। तो देखिए यहाँ पे संज्ञानात्मक विकास के लिए क्या जरूरी होता है, तो संज्ञानात्मक विकास के लिए शारीरिक और मानसिक एक्टिविटीज़ दोनों महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। संज्ञानात्मक विकास के लिए शारीरिक और मानसिक दोनों जो रहता है ये महत्वपूर्ण होता है। नेक्स्ट है जब बच्चा पर्यावरण संबंधी जानकारी की पूर्ण संरचना और पूर्ण व्याख्या करता है तो इस प्रक्रिया में कितनी मानसिक प्रक्रिया शामिल होती है, 2 होती है, 3 होती है, 4 होता है, 5 होता है। तो आंसर बताइए कि जब बच्चा पर्यावरण संबंधी जानकारी की पूर्ण संरचना और पूर्ण व्याख्या करता है तो इस प्रक्रिया में कितनी मानसिक प्रक्रिया शामिल होती है, तो आंसर हो जाएगा आपकी 2 हो जाएगा, ठीक है। 2 मानसिक प्रक्रिया जो है शामिल होता है। नेक्स्ट है जब बच्चा पर्यावरण संबंधी जानकारी की नेक्स्ट है आत्मसात्करण वो मानसिक प्रक्रिया है जिसमें बच्चा पुरानी वस्तुओं और विचारों की स्मृति संजो कर रखता है। बच्चा अपनी वर्तमान क्षमताओं की सहायता से नई वस्तुओं और विचारों को समझने का प्रयास करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए आत्मसात्करण क्या होता है, आत्मसात्करण क्या होता है कि बच्चे के पास जो है अभी जो उसको पता है यानी वर्तमान क्षमता जिसको हम लोग कहते हैं, तो वो कुछ उसी के अनुसार जो है वो नई वस्तुओं को वो समझने की कोशिश करता है। जैसे कि बच्चे को ये पता है ना कि 4 पैर वाला जितने भी रहेगा वो जानवर रहेगा, ठीक है, ये इसको पता है। अब वो क्या करेगा कि उसको एक बिल्ली दिखा, तो बिल्ली का देखा कि उसका 4 पैर है, तो वो समझ जाएगा कि ये बिल्ली जो है वो क्या है, जानवर है, ठीक है। तो ये जानवर जो है ये क्या है, ये आपका बिल्ली है। तो इस तरीके से ये क्या किया, उसके पास जो आपका स्कीमा, इसको हम लोग कहेंगे स्कीमा, ठीक है, इसको कहते हैं हम लोग इंग्लिश में स्कीमा। और जो कि उसका वातावरण वर्तमान जो कि वातावरण से इसको प्राप्त होता है और उसी को हम लोग वर्तमान क्षमता कहते हैं। और इसी की सहायता से जो है ये नई वस्तुओं को समझने की कोशिश करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, आत्मसात्करण कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आत्मसात्करण को ही डैश भी कहते हैं, यानी सम्मंजन कहते हैं, श्रृंगीकरण कहते हैं, या समायोजन कहते हैं, या व्यक्तिकरण कहते हैं। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग श्रृंगीकरण कहते हैं। तो याद रखिएगा कि आत्मसात्करण को ही हम लोग क्या कहते हैं, श्रृंगीकरण कहते हैं। नेक्स्ट है नए विचारों पदार्थों को समझने के लिए वर्तमान बोध में परिवर्तन करने की योग्यता ही डेस कहलाती है, आत्मसात्करण कहलाती है, अभिव्यंजन कहलाती है, और सम्मंजन या श्रृंगीकरण कहलाती है। तो जल्दी बताइए कि नए विचारों और पदार्थों को समझने के लिए वर्तमान बोध में परिवर्तन। अब देखिए क्या बोल रहा है, ये दोनों चीज़ को समझने की कोशिश कीजिएगा कि अगर हम लोग नए विचार और नई चीज़ को जो है अपने यानी वर्तमान बोध में अभी हमें जो पता है उस नॉलेज के अकॉर्डिंग जो है हम लोग नए विचार को जो है उसमें परिवर्तन लाते हैं, तो ये जो योग्यता होती है उसको हम लोग क्या कहेंगे, आत्मसात्करण करेंगे, या अभिव्यंजन कहेंगे, या समंजन कहेंगे, या श्रृंगीकरण कहेंगे, समायोजन इसको कहेगा, ठीक है, यहाँ समायोजन। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो जल्दी बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका आंसर सी, ठीक है। यहाँ समायोजन होना चाहिए, समायोजन, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, समायोजन कहते हैं। तो देखिए आत्मसात्करण और समायोजन में क्या अंतर है समझने की कोशिश कीजिएगा कि इसमें भी क्या है, जो वर्तमान जो ज्ञान है ना इसमें ये परिवर्तन करता है, ठीक है, लेकिन आत्मसात्करण में क्या होता है कि उसमें क्या होता है ना कि उसमें वो कोई परिवर्तन नहीं करता है, बस वो समझने की कोशिश करता है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, आपका आत्मसात्करण कहते हैं। जैसे कि अगर उसको अभी हम जैसे कि ये देखा पता है कि 4 पैर वाला जो है जो जानवर ये देखेगा तो ये क्या बोलेगा कि ये जानवर है। तो इस तरीके से ये जब बिल्ली को देखा तो 4 पैर वाला था, तो ये देखा तो ये क्या बोला कि ये भी क्या है, आपका जानवर है। लेकिन नेक्स्ट टाइम जब वो शेर को देखेगा, ठीक है, तो उसी तरह 4 पैर वाला रहेगा, तो ये क्या बोलेगा कि नहीं ये आपका जो है क्या है, शेर है। तो यहाँ पे वो क्या किया कि नहीं ये 4 पैर वाला बिल्ली ही नहीं ये शेर भी होता है। तो यहाँ पे वो क्या किया, अपना जो मतलब कि नॉलेज था उसमें वो क्या किया, चेंज लाया, ठीक है, परिवर्तन लाया। तो जब भी परिवर्तन की बात करता है तो वो क्या कहलाता है, समायोजन कहलाता है। आपको बस ये याद रखना है कि अगर परिवर्तन के बात आता है तो वो समायोजन कहलाता है, और सिर्फ मतलब कि नई चीज़ों को समझने की कोशिश
कर रहा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं लाया, तो वो आपका आत्मसातकरण कहलाता है। नेक्स्ट है नए विचार निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है? पहला, आरंभ में बच्चे में जो भी क्षमताएं होती है उन्हीं के माध्यम से पर्यावरण को समझने का प्रयास करता है, यहाँ वो समायोजन कर रहा है। ठीक है, तो देखिए क्या बोल रहा कि ये बच्चे में जो भी क्षमताएं होती है, यानी जो भी वातावरण से जो भी इसको मिला है, ठीक है, तो उन्हीं के माध्यम से, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्कीमा कहते हैं। क्वेश्चन इसलिए भी पूछा जा सकता है, ठीक है ना, स्कीमा कहते हैं। तो उन्हीं के माध्यम से जो रहता है वो पर्यावरण को समझने का प्रयास कर रहा, तो ये क्या कहलाएगा? समायोजन कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आरंभ में बच्चे में भी क्षमताएं होती है, उन्हीं के माध्यम से पर्यावरण को समझने का प्रयास करता है, यहाँ वो आत्मसातकरण कर रहा है। तो देखिए अब यहाँ पे हम इससे पहले आपको बताए थे कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्या बोल रहा है कि बच्चे में जो भी क्षमताएं होती है उन्हीं के माध्यम से जो है वो पर्यावरण को समझने का प्रयास कर रहा, वो समायोजन कहला रहा है। ठीक है, और यहाँ बोल रहा कि आरंभ में बच्चे में जो भी क्षमताएं होती है उन्हीं के माध्यम से वो पर्यावरण को समझने का प्रयास कर रहा, वो आत्मसातकरण कहला रहा है। ठीक है, तो बिल्कुल सही है, वो समझने की अगर प्रयास कर रहा तो वो आत्मसातकरण कर रहा, और जो अगर वो परिवर्तन कर रहा है, ठीक है, परिवर्तन कर रहा तब उसमें क्या होगा? तब वो आपका समायोजन हो जाएगा। तो आंसर कौन सा सही हो जाएगा? आंसर आपका बी सही हो जाएगा। ये स्टेटमेंट जो है ये गलत है, तो इसको दोनों को समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, यहाँ पे जो है पर्यावरण को समझने का कोशिश करता है जो उसकी क्षमताएं होती है। अगर यहाँ पे ये परिवर्तन करने की कोशिश करता तब वो समायोजन कहलाता, लेकिन वो समझने की कोशिश कर रहा तो वो क्या कहलाएगा? आत्मसातकरण कहलाएगा। आंसर इसका बी हो जाएगा, क्योंकि हम लोग को सही स्टेटमेंट जो है बोला है। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत है। एक बार तीसरा स्टेटमेंट देख लेते हैं, क्या बोल रहा है कि आरंभ में बच्चे में भी जो क्षमताएं होती है उन्हीं के माध्यम से पर्यावरण को समझने का प्रयास करता है, यहाँ वो बहुवैंगीकरण कर रहा है। तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, देखिए समायोजन और क्या कहते हैं आत्मसातकरण में प्लीज़ आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि ये दोनों स्टेटमेंट में बहुत लोग जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसको हम थोड़ा सा आपको फिर से डिस्कस कर दे रहे हैं कि आत्मसातकरण मतलब क्या होता है कि बच्चे में जो भी क्षमताएं होती है, जो भी उसको नॉलेज होता है, ठीक है ना, जो भी उसको ज्ञान रहता है, उसके माध्यम से जो है वो पर्यावरण को, नई नई चीज़ों को देखकर सिर्फ समझने की कोशिश कर रहा, प्रयास कर रहा, तो वो आपका आत्मसातकरण कहलाता है। अब देखिए दूसरा स्टेटमेंट क्या बोलता है कि बच्चे में जो भी क्षमताएं होती है या जो भी ज्ञान होता है उसके माध्यम से जो है वो नई चीज़ों को देखकर परिवर्तन लाने की कोशिश करता है। जब वो परिवर्तन लाने की कोशिश करता है, चेंज करता है, अपना नॉलेज को, अपना स्कीमा पे कोई बदलाव लाता है, तब वो क्या कहलाता है? समायोजन कहलाता है। इसका मतलब आपको चेंज दिखने को मिल जाए, परिवर्तन दिखने को मिल जाए, ठीक है ना, तब वो क्या कहलाएगा? समायोजन कहलाएगा। अब इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट है आपका संवेदी ज्ञानात्मक अवस्था कब तक रहती है? देखिए संवेदी ज्ञानात्मक अवस्था, तो सबसे पहले इसको जब हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं पियाजे, कोलबर्ग और वाइकोस्की का सिद्धांत, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि पियाजे जो है ना, ये आपका 4 अवस्था दिए हैं। पहला है इंद्रजनित गमक अवस्था, जिसको हम लोग संवेदी ज्ञानात्मक अवस्था कहते हैं, जो कि जन्म से लेकर 2 वर्ष तक का रहता है। तो यहाँ देखिए जन्म से लेकर 2 वर्ष तक इसको हम लोग क्या कहते हैं? संवेदी ज्ञानात्मक अवस्था कहते हैं। फिर दूसरी अवस्था जो रहता है वो आपका पूर्व सक्रियात्मक अवस्था रहता है, जो कि 2 से लेकर 7 वर्ष तक का रहता है। ठीक है, 2 से लेकर 7 वर्ष तक का रहता है। फिर तीसरा जो रहता है ना, ये आपका मृत सक्रियात्मक अवस्था रहता है, जो कि 7 से लेकर 11 साल तक का रहता है। ठीक है, और जो चौथा रहता है ये आपका औपचारिक और अमृत सक्रियात्मक अवस्था रहता है, जो कि 11 से लेकर आपका आगे चलता है। तो ये चारों अवस्था के बारे में जो है हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे आपका। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि संवेदी ज्ञानात्मक अवस्था के महत्वपूर्ण अभिलक्षण है। तो डियर अगर आप चैनल में नए ना तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। यहाँ पे हम लोग CTP के ना बहुत अच्छी तरीके से तैयारी कर रहे हैं। एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे, एक एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे और बहुत सारा प्रैक्टिस सेट करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस सेट करने से ही जो है आपका कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ पे गेन होगा और आप नए नए क्वेश्चन को देखिएगा। ठीक है, और इस तरीके से अच्छे स्कोर आप यहाँ पे कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका संवेदी ज्ञानात्मक अवस्था
के महत्वपूर्ण अभिलक्षण है। पहला, इस अवस्था में बच्चा अपने सरल पेशी क्रियाओं का समन्वय करना सीखता है। दूसरा, बच्चा अपने शारीरिक क्रियाओं का समायोजन पर्यावरण से मिलने वाले प्रात्यक्षिक संकेतों के साथ करने की क्षमता प्राप्त करता है। और तीसरा, बच्चे को ये बोध होने लगता है कि पर्यावरण में जो भी पदार्थ उपलब्ध है उससे वो अस्थायित्व का गुण निहित है। ठीक है, तो इसमें जल्दी बताइए कि इसमें कौन सा स्टेटमेंट आपका जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो देखिए, इसमें जितने भी स्टेटमेंट है ना, क्योंकि 0 से लेकर आपका जो बच्चे जन्म लिया उससे लेकर 2 साल तक के बच्चे में क्या क्या चीज़ जो है देखने को मिलता है, तो बिल्कुल सही है कि इस अवस्था में बच्चे जो है अपने सरल पेशियों क्रियाओं का समन्वय करना सीखता है, मतलब हाथ पैर चलाना सीखता है। ठीक है ना, हल्का फुल्का 2 साल तक बोला है तो चलना भी सीखता है। तो इस तरीके से पेशी क्रियाओं का समन्वय करना सीखता है। दूसरा बोलता है शारीरिक क्रियाओं का समायोजन पर्यावरण से मिलने वाले प्रात्यक्षिक संकेतों के साथ करने की क्षमता प्राप्त करता है, ये भी सही है। और बच्चे को ये बोध होने लगता है कि पर्यावरण में जो भी पदार्थ उपलब्ध है उसमें अस्तित्व का गुण निहित होती है, जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है, वस्तु अस्तित्व कहते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ये तीनों स्टेटमेंट सही है, आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, संज्ञानात्मक विकास की अवस्था में बच्चे में कौन सी योग्यताएं विकसित होती है। तो देख लीजिए कि संज्ञानात्मक अवस्था में बच्चे में कौन सी योग्यता जो रहती है अवस्थित होती है। तो जैसे कि हम लोग देखें कि संज्ञानात्मक विकास में सबसे पहले अवधान होगा, फिर आपका प्रत्यायक्षण होगा, फिर स्मृति होती है आती है, फिर वो चिंतन करता है, फिर वो समस्या समाधान करता है। तो प्लीज़ ये स्टेटमेंट को अच्छे से देख लीजिएगा कि अवधान, फिर प्रत्यायक्षण, फिर स्मृति, फिर चिंतन एवं समस्या समाधान। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, पूर्व सक्रियात्मक बच्चा अपने आसपास के वातावरण और वास्तविकता के संबंध में अपने प्रत्यक्षण के आधार पर ही सोचता है। ये कथन क्या है, सत्य है, भ्रामक है, असत्य है और अनिश्चित है। देखिए इसमें क्या है, अपने आसपास के वातावरण और वास्तविकता के संबंध में अपने प्रत्यक्षण के आधार पे ही सोचता है। तो बिल्कुल सही है, ये आपका पूर्व सक्रियात्मक जो है, जो कि आपका 2 से लेकर 7 वर्ष तक में का है। और इसमें जो है ये वस्तु अस्तित्व के बारे में का गुण का विकास होता है। तो इसलिए बोला है कि पास के वातावरण और वास्तविकता के संबंध में प्रत्यक्ष के आधार पे ही ये सोचता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, 50 का क्या हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि बच्चे में विभिन्न योग्यताओं तथा संरक्षण योग्यता, व्यंग्यीकरण योग्यता और क्रमबंधन योग्यता, बहु व्यंग्यीकरण योग्यता इत्यादि का विकास होता है। यानी इस सब का विकास किस अवस्था में होती है, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था में या मृत सक्रियात्मक अवस्था में, असत्य या क्या हो जाएगा आंसर। तो जल्दी बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा डियर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो हम लोग देखे थे कि इसका थर्ड स्टेप जो था ना जीन पियाजे का, जो संज्ञानात्मक विकास का 4 अवस्था दिया था, इसमें तीसरा अवस्था जो था ये आपका मृत सक्रियात्मक अवस्था था, जो कि 7 से लेकर 11 वर्ष तक की उम्र की उम्र में था। और इस उम्र के बच्चे जो है उसमें जो है बहु व्यंग्यीकरण, ठीक है, यानी व्यंग्यीकरण मतलब क्या कहते हैं हम लोग, क्लासिफिकेशन। जैसे अगर आप बोलोगे कि जितने भी गोल वस्तुएं हैं उसको एक साइड करो, और जितने भी आपका जो त्रिभुज वस्तुएं हैं उसको एक साइड करो, तो वे व्यंग्यीकरण करना यहाँ पे सीख लेता है। ठीक है, फिर यहाँ पे उसमें संरक्षण की योग्यता होती है और क्रमवर्धन योग्यता। ठीक है, क्रम यानी आपका सीरियल वाइज अगर आप लगाने बोलिएगा 1 2 3 4 तो वो भी वो कर लेता है। तो ये सब चीज़ें की विकास जो होती है ये आपका मृत सक्रियात्मक अवस्था में होती है, जो कि 7 से लेकर 11 वर्ष के आयु तक में होती है। नेक्स्ट देखिए, पूर्व सक्रियात्मक बच्चे का चिंतन जो रहता है बहुवैकल्पिक होता है, व्यापक होता है, स्व केंद्रित होता है और आपका बहुयामी होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, अगर हम लोग इसकी अवस्था का उम्र देखें, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, तो इसकी उम्र जो होती है ना, ये होता है आपका 2 से लेकर 7 साल। ठीक है, अब सबकी उम्र भी याद रखिएगा, 2 से 7 साल का जो वर्ष की आयु होती है इसको हम लोग पूर्व सक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। जीन पियाजे का ये संज्ञानात्मक विकास का दूसरा चरण है।
कौन सा चरण है, दूसरा चरण है। और इस चरण में क्या होता है, तो ये बच्चे जो रहता है स्व केंद्रित होता है। अब क्वेश्चन आपको दे दिया जाए कि पूर्व सक्रियात्मक बच्चे का चिंतन कैसा होता है, तो ये आपको स्व केंद्रित होता है। नेक्स्ट है सही विकल्प को चुने। पहला है 3 वर्ष की अवस्था के बाद बच्चा असाधारण तेजी से भाषा सीखने लगता है। दूसरा बोला 2 वर्ष की अवस्था के बाद बच्चा असाधारण तेजी से भाषा सीखने लगता है। तीसरा बोल रहा है 1 वर्ष की अवस्था के बाद बच्चा असाधारण तेजी से भाषा जो है ये आपका सीखने लगता है। तो देखिए 2 वर्ष की अवस्था के बाद जो है बच्चा असाधारण तेजी से भाषा सीखने लगता है, तो बिल्कुल सही है, क्योंकि आप देखे होंगे कि 2 वर्ष के बाद जो है बच्चे जो है बहुत तेज़ी से जो है वो भाषा जो रहता है धीरे धीरे बोलने लगता है। ठीक है, तो आंसर इसका बी ही है जो है ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है नई भाषा सीखने में बच्चे को किस समस्या का समाधान करना पड़ता है। उच्चारण की समस्या, शब्दों की समस्या, वाक्यों की समस्या और उपयुक्त छवि। तो अगर हम लोग देखें तो देख सकते हैं कि जब बच्चे जो है नई भाषा को सीखते हैं तो उसमें जो है कभी कभी वो उच्चारण प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाता है, उस पर वो वाक्य नहीं बना पाता है, और शब्द किन शब्दों का इस्तेमाल किया जाए इस वो नहीं कर पाता है। तो आंसर इसका जो है डी हो जाएगा। नेक्स्ट है बच्चे के नैतिक विकास को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित कथनों के उपयुक्त क्रम वाले विकल्प को चुनें। तो आंसर इसका पहला ऑप्शन देखिए, इसका पहला ऑप्शन है आपका कि बच्चे प्राधिकारिता के प्रति आदर भाव विकसित करते हैं। पुरस्कार प्राप्ति के लिए बच्चा सामाजिक अपेक्षाओं का पालन करता है। बच्चा नैतिकता का उल्लंघन से संबंधित विशिष्ट परिस्थितियों को ध्यान में रखने लगता है, और बिना किसी तर्क अथवा निर्णय के नियमों का स्वतः पालन बच्चे के व्यवहार की विशेषता होती है। तो देखिए यहाँ पे 4 ही स्टेटमेंट बोला है और ऑप्शन में 5 दिखा रहा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी हम लोग स्किप करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक शिक्षक के रूप में क्या आप इस बात से सहमत हैं कि कठोर दंड और अत्यधिक निंदा बच्चे के संवैधानिक, संवेदनात्मक व सामाजिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। तो भाई ये बात तो बिल्कुल सही है कि इसलिए तो क्या है कि हम बच्चे पे जो है दंड या अत्यधिक निंदा नहीं कर सकते, कोई कठोर दंड नहीं दे सकते, क्योंकि इससे क्या होता है उसका सामाजिक, संवेदनात्मक और सामाजिक विकास पर जो रहता है प्रभाव डालता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है आप अपनी कक्षा के बच्चों में अनुशासन और नैतिक मूल्य, संवेदना आदि विकसित करने के लिए आपको क्या करना चाहिए। मान लीजिए आप एक टीचर है, ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे में अनुशासन और नैतिक मूल्य हो, उस विकसित हो, तो उसके लिए आप क्या करेंगे। पहला, उन्हें महापुरुषों की जीवनी सुनाएंगे, धार्मिक और नैतिक मूल्यों वाली कहानियाँ सुनाएंगे, विभिन्न प्रेरक प्रशंसों का नाट्यकरण करेंगे। तो आपको क्या कीजिएगा, तो आंसर जल्दी बताइए, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल सही है कि अगर हम महापुरुष की जीवनी सिखाते हैं और फिर धार्मिक और नैतिक मूल्यों का कहानी सुनाएंगे, इसके अलावा जो है हम विभिन्न प्रेरक प्रसंगों का, यानी अलग अलग लोगों पे जो ऐसे पुरुषों पे जो है, महापुरुषों पे का जो है हम लोग नाट्यकरण करने को कहेंगे। आंसर जो रहेगा, आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक सफल शिक्षक वो है जो अपने छात्रों को कठोर अनुशासन में रखता है। अब देखिए कुछ चीज़ें जो है हम आपको बता देते हैं। सीडीपी में जब हम लोग बात करेंगे तो कुछ हम लोग नेगेटिव वर्ड और कुछ पॉजिटिव वर्ड को ध्यान में देखेंगे, और ये चीज़ जो है हम इस पर एक वीडियो ज़रूर बनाएंगे नेगेटिव और पॉजिटिव वर्ड पे, और ये का वर्ड जो है बहुत ही अच्छा काम करता है। जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पे कठोर अनुशासन, कठोर अनुशासन जो है एक तरह का नेगेटिव वर्ड है, और टीचर कभी भी नेगेटिव बातें नहीं कर सकता है, इसलिए इसको देखते के साथ हमें काट देना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सफल शिक्षक की बात कर रहा तो कठोर अनुशासन वह नहीं रखेगा। दूसरा, अपने छात्रों के साथ आत्मीयतापूर्ण एवं स्नेहपूर्ण व्यवहार करता है, स्नेहपूर्ण व्यवहार करता है, देख लीजिए। ठीक है, और अपने छात्र के समूह का अनुशासित, संयमित, संवेदनशील और नियंत्रित व्यवहार का आदर्श प्रस्तुत करता है। ठीक है, तो बिल्कुल सही है, टीचर जैसा बच्चों के सामने दिखाएंगे तो बच्चे भी वैसे ही सीखेंगे, है ना। तो इसलिए वो अपने आप को अनुशासन में रखेगा, संवेदनशील रखेगा, और नियंत्रण और व्यवहार का आदर्श जो है वो प्रस्तुत करेगा। तो आंसर क्या रहे, आंसर डी हो जाएगा। ये दोनों अगर हम लोग, और दूसरी स्टेटमेंट हम आपको बता देना चाहते हैं। पहला तो पॉइंट हम लोग क्लियर रखेंगे ये नेगेटिव और पॉजिटिव कीवर्ड का। दूसरा बात जो है हम लोग नेगेटिव और सेंटेंस और पॉजिटिव सेंटेंस पे भी वर्क करेंगे। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो ये दोनों पॉजिटिव सेंटेंस है, लेकिन ये नेगेटिव सेंटेंस है।
तो इस तरीके से भी हम लोग आंसर को एलिमिनेट कर सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है स्नेहपूर्ण व्यवहार करता है पॉजिटिव सेंटेंस है, और ये भी जो है आपका पॉजिटिव सेंटेंस है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम जो है आपको ये मतलब कि इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो में भी जो है हम लोग सीडीपी के कुछ कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जैसे कि नेगेटिव वर्ड पॉजिटिव वर्ड के कॉन्सेप्ट पे, या आपका नेगेटिव और पॉजिटिव मतलब स्टेटमेंट के कॉन्सेप्ट के से जो है हम लोग आंसर को एलिमिनेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है पाथ के दुश्चिंता क्या है। सुदृढ़ संवेदनात्मक बंधन का प्रमाण है, दुर्बल संवेदनात्मक बंधन का प्रमाण है, या आपका दुर्बल मानसिक स्थिति का परिणाम है, या आपका सुदृढ़ मानसिक स्थिति का प्रमाण है। तो आंसर क्या हो जाएगा, तो जल्दी बताइए। इसका आंसर हो जाएगा, आपका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, कि सुदृढ़ संवेदनात्मक बंधन का ये आपका प्रमाण है, पाठ के दुश्चिंता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और ये लास्ट क्वेश्चन है दियर कि आत्मधारणा का अभिप्राय है किसी का दूसरे के संबंध में कोई धारणा बनाना, या किसी का स्वयं के संबंध में कोई धारणा बनाना। आंसर क्या हो जाएगा, तो जैसे कि अगर हम देखें कि किसी का दूसरे के संबंध में या किसी का स्वयं के संबंध में कोई धारणा बनाना जो रहता है, ये आपका आत्म धारणा कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, आत्म धारणा कहते हैं। तो आंसर भी जो है ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ये हम लोगों का जो है था प्रैक्टिस सेट सेकेंड था, और जल्द से जो है हर एक दिन जो है हम लोग एक एक प्रैक्टिस सेट को करेंगे। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल में नए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।